अगर मुझे कोई एक फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर चूज करना हो तो वो शायद बैटमैन होगा। मैं जानता हूँ कि मेरा चॉइस थोड़ा चीटिंग जैसा है, क्योंकि बैटमैन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। वो इतने सारे अलग अलग इटरेशंस में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिक हूँ तो मेरा फेवरेट वर्जन वो कोई भी वर्जन है जो बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज और उसके काउंटर पार्ट द न्यू बैटमैन एडवेंचर्स के करीब हो। और मुझे क्राइम फाइटर और डिटेक्टिव वाला एस्पेक्ट ज्यादा पसंद है। लेकिन जो चीज मुझे बैटमैन के बारे में ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो ये है कि इतना डार्क और स्केरी कैरेक्टर इतना सिंपैथेटिक और सेल्फलेस भी हो सकता है। शो रनर्स स्पेशली टिम मोर्डिनी को गॉथम के इनहेबिटेंट्स की बहुत गहरी समझ थी, और बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज ने कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन में लाने का काम किया। आज भी मैं रिसेंट बैटमैन मीडिया एंजॉय करता हूँ, लेकिन जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है वो मुझे चिंतित करता है। और जैक स्नाइडर का ये कोट, there's that bit he like wakes up and there's like just painkillers on his bedside table and he just like pops them and drinks some wine. I'm just like, you know, to me that's Batman. इसको परफेक्टली समराइज करता है। चाहे आप जैक स्नाइडर की ओपिनियन से एग्री करें या ना करें, लेकिन ये आइडिया कि बैटमैन और उसके यूनिवर्स को और ज्यादा डार्क और ब्रूटली रियलिस्टिक होना चाहिए, ये इस वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहा है। मेरा मानना है कि मास्क ऑफ द फैंटाज्म सबसे बेस्ट बैटमैन मूवी है, और ये ब्रूस वेन के बैटमैन बनने की ओरिजिन स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है। ज्यादातर लोग थॉमस और मार्था वेन के मर्डर को बैटमैन का जन्म समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे उल्टा भी समझते हैं। असल में बैटमैन उस दिन पैदा हुआ जब गन फायर हुआ और मार्था की पर्ल नेकलेस टूट गई। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो बैटमैन ही असली आइडेंटिटी है। ब्रूस वेन तो सिर्फ एक मास्क है जो उसे इनकंस्पिशियस रहने में और अपने असली गोल के लिए फंड्स जमा करने में हेल्प करता है। वो गोल है गौतम में किसी और लाइफ को उस तरह बर्बाद होने से बचाना जैसे उसकी फैमिली की हुई थी। और तो और वो खुद को ब्रूस भी नहीं समझता। और फिल्म के सबसे फेमस सीन्स में से एक, ब्रूस अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है, उनका बदला लेने की कोशिश छोड़ने के लिए, जो कोशिश उनसे कभी मांगी भी नहीं गई थी। और ब्रूस इस बात से इमोशनली टूट चुका है कि वो उनकी डेथ से फाइनली आगे निकल रहा है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो एंड्रिया से प्यार करने लगा है। ब्रूस इस आइडिया से कन्फ्लिक्ट में है कि वो बैटमैन रहते हुए एक लव लाइफ नहीं जी सकता, और ये दिखाता है कि बैटमैन की सबसे बड़ी वीकनेस या स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी इट, हैप्पीनेस है। और जब वो प्यार भी ब्रूस के हाथ से निकल जाता है तो नॉर्मल लाइफ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है, और ब्रूस अपनी जिंदगी में बचने वाली एक ही चीज की तरफ मुड़ जाता है, जो है बैटमैन। वो डिसाइड करता है कि वो अब अपनी तकदीर से बचना नहीं चाहता और ना चाहेगा। और जब ब्रूस पहली बार बैट सूट हाथ में लेता है तो वो ऑलरेडी डार्कनेस में डूब चुका होता है। वो सिर्फ एक मास्क पहनता है उस डार्कनेस को मैच करने के लिए। और जब एल्फ्रेड उसे पहली बार देखता है तो वो अफ्रेड होता है, क्योंकि अब किसी और फ्यूचर की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बची थी। अब ब्रूस वेन कभी वापस नहीं आने वाला। और बैटमैन एक सेल्फलेस बिलीफ के साथ जीता है कि वो खुद कभी खुश नहीं हो सकता और ना होगा, वो सिर्फ दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। और बैटमैन की सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म ये है कि वो अपने विलन्स के आगे फीका पड़ जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि गॉथम रूज गैलरी के मेंबर सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक हैं। और लेकिन जो चीज उन्हें बाकी कॉमिक विलन से अलग करती है वो है उनकी ह्यूमैनिटी। उनका मोटिव सिर्फ दुनिया को कंट्रोल करना या अपने हीरो को मारना नहीं है। वो ट्रेजिक फिगर्स हैं जिनके क्लियर इंटेंशंस हैं। और कोई भी सीरीज इस चीज को बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज से बेटर नहीं दिखाती। मिस्टर फ्रीज क्राइम इसलिए करता है ताकि अपनी वाइफ को बचा सके। पॉइजन एवी बोटेनिकल जीनोसाइड की मैड कैंपेन को खत्म करना चाहती है। पेंगुइन उन एलीट सोसाइटी से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। और जोकर वो तो बस केओस है। और इतने सारे बैटमैन स्टोरीज में विलन का ओरिजिन इसलिए इंक्लूड होता है क्योंकि उनका मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अपनी कैरेक्टराइजेशन से आगे जो चीज उन्हें इंटरेस्टिंग बनाती है वो है बैटमैन के साथ उनका कनेक्शन। रूज गैलरी का हर मेंबर बैटमैन से किसी न किसी एस्पेक्ट में रिलेट करता है। पॉइजन एवी की अपने काउज के साथ ऑब्सेशन, टू फेस की एक्सट्रीम डुअल आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल, क्ले फेस का अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छोड़ना, और जोकर केओस और ऑर्डर का परफेक्ट फॉयल है। और अगर अपीयरेंस के थ्रू देखा जाए तो बैटमैन एक डरावना इंसान है अच्छे इरादों के साथ, जबकि जोकर एक हैप्पी क्लाउन की तरह है लेकिन बुरे इरादों के साथ। और जोकर को छोड़कर बाकी सबने पॉजिटिव गोल से शुरुआत की थी, लेकिन डार्कनेस ने उन्हें ढक लिया। और यही चीज उन्हें बैटमैन से अलग करती है।
बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज ने अपने यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी तरह से इवॉल्व किया क्योंकि राइटर्स को अपने इंटेंडेड एज ग्रुप के लिए एक मोरल ऑफ द स्टोरी रखना पड़ता था। और यही बात हमें वापस जैक स्नाइडर और बैटमैन के मॉडर्न व्यूज पर ले जाती है। ये आइडिया कि बैटमैन और इतना डार्क और स्केरी है कि वो अपने दुश्मनों से सिंपैथाइज ही नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सच नहीं है। और बैटमैन जेन्युइनली चाहता है कि उसके विलन्स बेटर लोग बन जाएं। वो उन्हें इसलिए नहीं मारता क्योंकि बैटमैन नहीं चाहता कि कोई और इंसान वो एक्सपीरियंस करे जो उसने बचपन में किया था। और दोबारा बैटमैन एक बहुत कम्प्लेक्स कैरेक्टर है जिसके काउंटलेस वर्जन्स हैं, तो एक किलिंग वर्जन क्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन उसकी ओरिजिन स्टोरी ड्रास्टिकली डिफरेंट होनी चाहिए। There's one thing I gotta know. How'd you stay with me all day, risking your butt for someone who's never given you anything but trouble? I know what it's like to try and rebuild a life. I had a bad day too, once. Bruce Wayne picked up the tab for this. Yes. Good old Bruce, he's never given up on me. Always been my best friend. I remember when we used to close the town at the Half Moon. और मेरे लिए शो के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक है बैटमैन की हेल्प करने की कोशिशें करना। और इस वीडियो की इंस्पिरेशन एपिसोड बेबी डॉल है, मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से एक। बेबी डॉल यूजली सीरीज की रैंकिंग लिस्ट में काफ़ी ऊपर आता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट गॉट देम, ट्रायल, टू फेस, हार्ट ऑफ आइज और रॉबिन्स रेकनिंग जैसे क्लासिक्स को नहीं बीट कर पाता। ये सब और शो का लगभग हर एपिसोड फैंटास्टिक है, लेकिन बेबी डॉल मेरे लिए इसलिए अलग है क्योंकि ये हमारे हीरो और हमारे विलन के बीच क्लियर रिलेशनशिप दिखाता है। ये एपिसोड नई ओरिजिनल बेबी डॉल को फॉलो करता है, जो कैंसल्ड टीवी सिटकॉम लव डेड बेबी की एक रिटायर्ड एक्ट्रेस है। बेबी डॉल ने अपने को स्टार्स को किडनैप कर लिया है और उन्हें लव डेड बेबी के सेट पर होस्टेज बना रखा है। और पता चलता है कि मैरी कभी बेबी डॉल के करैक्टर से बाहर ही नहीं निकल पाई थी और एक्टिंग के उसके सारे अटेम्प्ट्स हॉरिबल रिव्यूज के साथ फेल हुए थे। और उसका फाइनल प्लान था कि वो इस करैक्टर में वापस जाए और अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए रहे, सबको मारकर और साथ में खुद को भी। बिल्कुल उसके प्लान्स बैटमैन फेल कर देता है और फिर उसे एक मेले तक चेज करता है जहां बेबी डॉल बच्चों से गिरी होती है। और इस पॉइंट तक एपिसोड के फाइनल सीक्वेंस से ठीक पहले ब्रूस वेन और मैरी के बीच सिमिलैरिटीज क्लियरली दिख रही हैं। दोनों बैटमैन और बेबी डॉल उन ट्रॉमा से सफ़र कर रहे हैं जो ज़िंदगी ने उन्हें दिए। और बैटमैन एक ऐसा करैक्टर है जिसके ज़िंदगी के ऑप्शंस उसकी पेरेंट्स की डेथ के साथ ख़त्म हो गए। और बेबी डॉल भी कुछ उसी तरह है, उसकी पूरी ज़िंदगी एक टेलीविज़न शो पर एक आइडेंटिटी के अराउंड बनी थी जहां उसे प्यार और प्रेज मिलता था। और लव डेड बेबी ख़त्म होने के बाद और एक्टिंग के सारे अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद बेबी डॉल को लगा कि उसने अपनी असली फैमिली को खो दिया, अपनी कास्ट मेंबर्स की फैमिली को। और शो पर वो टाइम उसकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था, वो शो पर ट्रूली खुश थी। Everybody loved Baby Doll until you came along. You made them forget me. ब्रूस वेन का बचपन छीन लिया गया जो उसे अडल्टहुड में धकेल देता है। और जबकि बेबी डॉल कभी अडल्टहुड एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाई थी क्योंकि वो हमेशा एक बच्चे की बॉडी में कैद रही, एक सेल्फ हेट्रेड के साइकिल में। मैरी को किसी के भी उसकी ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट ना करने की वजह से एक बच्चे की पर्सोना अडेप्ट करनी पड़ी और बेबी डॉल का उस करैक्टर को एम्बॉडी करना जिसे वो डिस्पाइट करती थी बैटमैन से कुछ अलग नहीं है, जिसने खुद को अपने ट्रॉमा का रिप्रेजेंटेशन एक्ट करने पर मजबूर किया। बैटमैन अपने सारे विलन्स के लिए रिहैबिलिटेशन में बिलीव करता है, लेकिन पहले वो उन्हें स्ट्रीट्स से हटाना चाहता है। Don't run away. I know you're scared, confused. I can help you. तो ये इंटरेस्टिंग है, जब बैटमैन बेबी डॉल को टनल में चेज कर रहा होता है तो वो उसे पुकार के कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। और बैटमैन यहाँ क्लियरली बता रहा है कि वो जानता है कि मैरी सिर्फ मेंटली अनवेल नहीं है बल्कि वो उससे बहुत अलग भी नहीं है। और अगले रूम में बेबी डॉल एक हॉल ऑफ मिरर्स में पहुंचती है जहां बेबी डॉल्स को कई अलग अलग डिस्टॉर्शंस में दिखाया जाता है, सिवाय एक लास्ट टाल मिरर के जो उसे वो दिखाती है जो वो रियल में कहती है, जैसी वो अपनी इमेजिनेशन में दिखती है, अपनी फैंटेसी में। और वो बैटमैन की तरफ मुड़ती है, उसे ब्लेम करती है कि उसने उसे अपनी फैंटेसी में रहने नहीं दिया, अपनी जिंदगी की रियलिटी का सामना करने से बचने नहीं दिया। और बाद में वो सारे मिरर्स तोड़ने लगती है और जो मिरर्स वो तोड़ती है वो उसके खुद के रिफ्लेक्शंस नहीं होते बल्कि बैटमैन के रिफ्लेक्शंस होते हैं। और मैरी सिर्फ बैटमैन को अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से बचने के लिए यूज़ नहीं कर रही बल्कि इस मूवमेंट में बैटमैन भी वही कर रहा है जो वो है, वापस ब्रूस और मास्क ऑफ द फैंटेज़म में जाओ। वो भी उस ट्रॉमा से उबर पाने की कोशिश कर रहा है
जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी, लेकिन अल्टीमेटली वो भी उसी एक रास्ते पर वापस आ जाता है जो उसने खुद ही बनाया था। और अपना शो कैंसिल होने के बाद एंटरटेनमेंट के दूसरे रास्ते ढूंढने की कोशिश करने के बाद बेबी डॉल फेल हो जाती है। वो बिलीव करती है कि अपनी अपीयरेंस की वजह से वो सिर्फ अपने शो पर ही खुश हो सकती थी, एक फैमिली के इल्यूजन में गिरी हुई, एक ऐसी कम्युनिटी में जो उसे सपोर्ट करती हो और वैल्यू करती हो। लेकिन जब वो लास्ट मिरर की तरफ मुड़ती है तो बेबी डॉल अपनी ही इमेजिनेशन से रूबरू होती है। वो रिप्रेजेंटेशन सच होता अगर उसे ये कंडीशन ना होती, और आंसुओं के बाद वो डिसाइड करती है कि वो इस रिप्रेजेंटेशन को तोड़ देगी। नो मोर इल्यूजन, अब कोई फैंटेसी नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बेबी डॉल नहीं। और अब जब कोई फैंटेसी नहीं बची, सिर्फ एक टूटा हुआ मिरर बचा है जो उसको उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन दिखाता है। कैमरा एपिसोड के फाइनल शॉट में पुल बैक होता है तो बेबी डॉल बैटमैन की लेग पकड़ लेती है और अपना फेमस कैच फ्रेज कहती है। Didn't mean to. और अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मैरी बोल रही है या बेबी डॉल, ये दो पर्सनैलिटीज एक हो गई हैं और वो अब कभी भी अलग नहीं होने वाली। अब उसकी जिंदगी और उसका करैक्टर एक ही हैं। जब वो उसकी लेग पकड़ती है तो बैटमैन उसे पकड़ता नहीं है बल्कि कंफर्ट करता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो दोनों बहुत अलग नहीं है, वो अपने इन्वायरमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं। एक इंसान जो कभी बच्चा नहीं बन पाया और एक औरत जो कभी एडल्टहुड एक्सपीरियंस नहीं कर पाई। जोकर जैसे विलन्स और ज़्यादा साइकोपैथिक, डीरेंज और एमलेस होते जाते हैं और बैटमैन को उनके लेवल तक नीचे आना पड़ेगा। लेकिन बैटमैन एक सिंबल है डर और पावर का, लेकिन साथ ही उम्मीद का भी।